एहराजात सच क्या है? इस्लाम पर उठाए जाने वाले सवालों का जवाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं हमारे आज की स्ट्रीम में, जिसके अंदर हम इस्लाम के खिलाफ उठाए गए एतराज़ात के जवाब देखते हैं। आज इंशाल्लाह इस एंकर के उठाए हुए सवालों में से हम इंशाल्लाह 2 सवाल लेंगे। कुछ मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से आज का हमारा टारगेट 2 सवालों का है इंशाल्लाह। और आज हम डिस्कशंस भी नहीं करेंगे, एक प्रेजेंटेशन स्ट्रीम है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला सवाल हम लेते हैं। इससे पहले मैं अपनी पावर पॉइंट जरा लोड कर लूं, 1 मिनट। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, और सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन तक की उसकी हैसियत है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, क्या उसके अपने कुछ राइट्स नहीं हैं अपनी में? क्या महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन तक है, उसका कुछ नहीं है? में क्या मैं महिलाओं फिर से प्ले करता हूं। में क्या महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन सिर्फ तक की उसकी बच्चा हैसियत पैदा है, करने की उसका मशीन अपना कोई समझा के, अस्तित्व नहीं है, क्या उसके अपने कुछ राइट्स नहीं है, अपनी कुछ इच्छाएं नहीं है? क्या उसके कुछ अपनी इच्छाएं नहीं है, अपने कुछ राइट्स नहीं है? सिर्फ एक महिला जो होती है बच्चा पैदा करने की मशीन होती है। ये सवाल उठाया गया है और आइए इस सवाल का जवाब देखते हैं। सबसे पहले, अगर एक महिला के ताल्लुक से कहा जाए कि वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन है, तो उसके हस्बैंड के ताल्लुक से कहा जाएगा कि क्या वो सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन है? हाँ। और बच्चा पैदा करने की मशीन, तो क्या वो महिला बच्चा बिल्कुल पैदा नहीं करेगी, या ऐसा होगा कि कुछ बच्चे पैदा करे? तो जैसे अगर आप देखोगे कि अगर किसी महिला के, किसी औरत के 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, तो वो 1 बच्चा पैदा करने की मशीन है, 2 बच्चे पैदा करने की मशीन है। क्या बच्चा पैदा करने से वो मशीन बन जाती है? अगर वो, उसका हस्बैंड बाहर जाके कमा के आता है और घर की जिम्मेदारी संभालता है, तो क्या पैसा कमाने की मशीन हो जाता है? या वो बच्चे जब बड़े होंगे और माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे और बच्चे ख्याल रखेंगे, तो हम बच्चों के ताल्लुक से कहेंगे कि बच्चे माँ बाप का ख्याल रखने की मशीन है? ये क्या टॉपिक है कि कोई ना कोई कुछ काम करता है तो वो काम करने से वो उस काम करने की मशीन बन जाता है? ये क्या थिंकिंग है? और आप क्या है, इस्लाम के खिलाफ एतराज उठाने की मशीन है, कि इस्लाम के खिलाफ एतराज उठाने में सवाल उठाओ तो आप सवाल पूछने की मशीन है। तो मशीन का ये कंसेप्ट ही रॉन्ग है। लेकिन आइए, ये जो कंसेप्ट है कि भाई क्या महिला सिर्फ बच्चे पैदा करे, तो आइए हम इस चीज के ताल्लुक से देखेंगे कि क्या है सही बात। सबसे पहली बात ये कि क्या आपको पता है एक रिप्लेसमेंट रेट होता है? रिप्लेसमेंट रेट क्या है कि बच्चे बड़े होते हैं। अब सब बच्चे तो बड़े नहीं होते हैं, कुछ का बड़े होने से पहले इंतकाल हो जाता है। अगली पीढ़ी तक सेम पॉपुलेशन कंटिन्यू रखने के लिए रिप्लेसमेंट रेट जो होना चाहिए तकरीबन 2.1% होना चाहिए। 2.1 बच्चे, मतलब एक हस्बैंड और वाइफ मिलकर के अगर 2.1 बच्चे उनके हैं, अब 1.1 तो मुझे पता ही नहीं होगा, लेकिन एवरेज होता है ना कि भाई सारे लोगों को मिला करके अगर 2.1 का एवरेज है तो उतनी पॉपुलेशन कंटिन्यू होगी। नहीं तो पॉपुलेशन कम, फिर और कम, फिर और कम। इसके अंदर हमारे सामने मिसाल जापान की है कि जापान के अंदर रिप्लेसमेंट रेट 1.21 है। 2.1 हो तो कंटिन्यू रहेगा, पॉपुलेशन वही जारी रहेगी। लेकिन 1.21 होने की वजह से जापान की पॉपुलेशन अगर इसी तरह से रही तो बढ़ने के बाद 1.21 यानी 2 हस्बैंड वाइफ मिलकर 1.21 बच्चे पैदा कर रहे हैं, यानी कि वो उसके बाद और कम, फिर और कम और कम। एक वक्त आएगा जब जापानीज सारी दुनिया में से खत्म हो जाएंगे, अगर उनका ऐसा ही हाल रहा तो टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन हो जाएंगे। आप इसी तरह देखोगे वर्ल्ड के अंदर, अभी आप देखोगे 2015 की रिपोर्ट ये है कि 83 ऐसी कंट्रीज है जिसके अंदर रिप्लेसमेंट रेट रिप्लेसमेंट रेट से कम फर्टिलिटी रेट चल रहा है। यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो रिप्लेसमेंट रेट जो 2.1 है उससे कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऐसी टोटल कितनी 83 कंट्रीज है। और जो रविश चल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह से फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है कंट्रीज का,
अंदाजा ये है कि 2050 तक दुनिया की 137 कंट्रीज का फर्टिलिटी रेट उसी तरह से रिप्लेसमेंट रेट से कम हो जाएगा, यानी कि वो सब के सब एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ये चीज एक चीज है जो हमें समझना है। और इसी वजह से अमेरिका के अंदर आप ये देख रहे हो सारे स्टेट्स, ये सारे स्टेट्स के अंदर वो लोग कहते हैं कि आप बच्चे पैदा करो, पर चाइल्ड हम आपको पैसे देंगे, पर चाइल्ड आप बच्चे पैदा करो, बस बच्चे पैदा करो। लोग बच्चे पैदा करने तैयार नहीं है, लोग बच्चे पैदा करने तैयार नहीं, क्योंकि उनको खुद की लाइफ जीने में बिजी हैं। वो बोले हम बच्चे क्यों पैदा करें। तो आप देखोगे कि एवरेज जो है स्टेट टू स्टेट, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग दे रहे थे। अब देख रहे हो कहीं पे $900 पर मंथ दे रहे हैं, कहीं पे एवरेज है $700, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे आप देखोगे पूरे चार्ट के अंदर, जैसे नंबर 2 पे आप देखिए $1146 पर मंथ दे रहे हैं कि तुम बच्चे पैदा करो, हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हें इतने डॉलर पर मंथ देंगे, तुम बच्चे तो पैदा करो। इसी वजह से अमेरिका के अंदर आप इस माँ की अगर कहानी देखें तो कहा जाता है बहुत आइडियल माँ है, इसने 19 बच्चे पैदा करी है। हाँ, तो ये यानी आज वहां का ट्रेंड है। और ऑन दी अदर हैंड चाइना का देखिए मिसाल, कि चाइना जी ने जब वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की तो इस तरह से बैकफायर हुई कि डिजास्टर बन चुका है। ये वहां डिजास्टर बन चुका है। आप ये चार्ट से समझिए, ये एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, नहीं तो डिजास्टर वर्ड जब कब इस्तेमाल किया जाता है कि क्यों डिजास्टर बना, नेशनल ज्योग्राफिक के आर्टिकल के अंदर आप देख सकते हो कि क्यों डिजास्टर बना। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि आप देखोगे कि ये जो रेड में देख रहे हो ये वो पॉपुलेशन है जो कमाने वाली पॉपुलेशन है, और जो ब्लू में देख रहे हो ये वो पॉपुलेशन है जो कौन सी पॉपुलेशन है, जो बिलो 15 या मोर देन 64, 15 से छोटे या 64 से ऊपर, यानी कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो निर्भर पॉपुलेशन है। अब हुआ क्या है कि चाइना के अंदर जब कम बच्चे पैदा हुए तो वो बच्चे जाके बड़े हुए, जवान हुए, लेकिन जवान के बाद जो बड़े थे वो बन गए बुजुर्ग। तो आप ये जो रेड में देख रहे हो ये है वो पॉपुलेशन जो काम करने वाली पॉपुलेशन, और जो ब्लू में है वो है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो आप नॉन वर्किंग पॉपुलेशन आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है, ऊपर यानी बढ़ते जा रही है, और जो काम करने वाली पॉपुलेशन कम होती जा रही है, यानी कि ये थोड़े लोगों को वो उतने सारे लोगों का बोझ उठाना पड़ेगा। ये वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो थिंकिंग है ना, बोले भाई कहां से इतनी जगह कहां से लाओगे, इतनी जगह कहां है दुनिया में, कि इतने बच्चे बच्चे बच्चे, इतनी जगह कहां है। क्या आपको पता है कितनी जगह है? क्या आपको पता है कितनी जगह है? मैं आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन से बताता हूं। ये कैलकुलेशन मैंने खुद किया है, कोई भी जाके वेरीफाई कर सकता है। मैं मुंबई में रहता हूं। मुंबई का जो स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर आप देखोगे एरिया कितनी है, कितने स्क्वायर फीट है, आप यहां देख सकते हो। पूरे महाराष्ट्र में अगर इमेजिन करो कि दुनिया के तकरीबन 800 करोड़ जो आबादी है, अगर पूरी दुनिया की आबादी ये इंडिया के अंदर छोटा सा जो स्टेट है ना महाराष्ट्र, आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये पावर पॉइंट में, ये स्लाइड में देख रहे हैं कि अगर पूरी दुनिया खाली हो, पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोग सबके सब आके महाराष्ट्र में आ जाए, सबके सब महाराष्ट्र में आ जाए, तो आपको पता है एक एक को कितना मिलेगा, एक एक को कितनी जगह मिलेगी? तो कहां से मिलेगी? पूरी दुनिया खाली, पूरी दुनिया की आबादी महाराष्ट्र में आ जाए तो कैसे चलेगा? आपको पता है एक एक शख्स को 416 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिलेगा, एक एक शख्स को, यानी एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिलेगा। महाराष्ट्र में इतनी जगह है। मैं कैलकुलेशन करके ये नहीं बोल रहा हूं कि दुनिया की आबादी को पूरे 800 करोड़ को महाराष्ट्र में आना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, कोई मुझे मिसकोट ना करे। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया इतनी बड़ी है, जगह नहीं है बोलते हैं ना, ये हमारे प्लानिंग की प्रॉब्लम है। हमारे प्लानिंग की प्रॉब्लम है कि हम कुछ ही जगह में सब लोग घुस के रहना चाहते हैं, तो हमें लगता है जगह नहीं है। जगह इतनी बड़ी अल्लाह की जमीन पर, इतनी बड़ी जगह है। और आप ये चीज से देखो कि अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को अगर देखा जाए कि एक एक आदमी में डिवाइड कर दिया जाए, तो एक एक आदमी के लिए 1,75,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। पूरी दुनिया को अब बांट दिया जाए 800 करोड़ लोगों में, तो एक एक आदमी को कितना मिलेगा? 1,75,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिलेगा एक एक आदमी को, यानी इतनी बड़ी जगह है इस जमीन पर। ये मत कहना कि जगह नहीं है। फिर कहते हैं लोग खाना कहां से लाओगे खिलाने के लिए, तो खाना कितना है आपको मालूम है? सिर्फ आप ये चीज से चार्ट से देखिए कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन फूड की अवेलेबिलिटी करना, यानी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो लोगों की लालच है, जो प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए लोग जो जमा करके रखते हैं, जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन को रोकते हैं, फूड प्रोडक्शन तो बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, फूड प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या है मामला? लोगों की लालच का प्रॉब्लम है। क्या आपको पता है ये जो चार्ट आप देख रहे हो, इसके अंदर ये जो जमीन रेड में देख रहे हो, ये जमीन आज तक एग्रीकल्चरल लैंड बहुत कम यूटिलाइज हुआ है, यानी जो बहुत कम यूटिलाइज हो रहा है
और खुद अगर आप देखोगे यानी कि ऑरेंज में उससे कम इस्तेमाल हुआ है, येलो में उससे कम इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको एक मिसाल से बताता हूं कि आपको पता है अमेरिका में फार्मर्स को पैसे दिए जाते हैं क्रॉप्स ना उगाने के लिए, ना उगाने के लिए, कि मत उगाओ। क्यों मत उगाओ? और ज्यादा पौधे मत उगाओ, उनको पैसे दिए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कंजर्वेशन प्रोग्राम एक्सपेंसेस 1996 से लेके 2015 तक इतना सारे बिलियन डॉलर्स का खर्चा करके फार्मर्स को देते हैं, कहते हैं अब और मत उगाओ, मत उगाओ, हम ना उगाने के लिए पैसे देते हैं। तो यानी अ प्रोग्राम दैट पेज फार्मर्स नॉट टू फार्म इजंट सेविंग द प्लैनेट। तो ये एक ऐसा मामला है जो हम देख रहे हैं। और आप देख रहे हो आज तो डेजर्ट्स में खेती हो रही है, डेजर्ट्स उगा रहे हैं। हाँ, तो जो कह रहे हैं कि फूड नहीं है, आप खुद अगर देखो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस का, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का बारे में दिया हुआ है, एफएओ का दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है देयर इज इनफ फूड इन द वर्ल्ड टुडे for everyone to have the nourishment necessary for healthy and productive life। खाने की कमी नहीं है। ये कहना कि खाने की कमी है, खाने की कमी नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, वो चीज को सॉल्व करो। इंसान की लालच का प्रॉब्लम है, वॉर्स का प्रॉब्लम है, लोगों के अंदर ये सारे जो चीजें होती है, जो गलत चीजें होती है, ये प्रॉब्लम है। फूड की कमी नहीं है। तो जो लड़ रहे हैं, तो जो हम देख रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स का प्रॉब्लम है, वहां जाके हमें सॉल्व करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो हमें समझना चाहिए। और मैं आपको एक चार्ट से बताऊं कि आप ये देखिए, ये है दुनिया की आबादी। दुनिया की आबादी कितनी थी और आज कितनी हो गई। जो आप देख रहे हो कि दुनिया की आबादी अभी जीरो से लेकर 2015 तक, जो जीरो था ना, जीरो सी जब कहते हैं, जीरो सी जब क्रिश्चियन कैलेंडर जहां से स्टार्ट होता है, वहां पे जितनी जो अभी इससे देखिए, यहां से पॉपुलेशन आप देख रहे हो, बल्कि हम जीरो सी से भी पीछे जाएंगे। ये जीरो सी यहां नीचे दिख रहा है, उससे पीछे 2000 बीसी, उससे पीछे 4000 बीसी। पिछले आप देखोगे कि तकरीबन 100 साल के अंदर पॉपुलेशन इस तरह से बूम हुई है, इस तरह से। हाँ, इस तरह से वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन बता रहा है कि पिछले 12,000 सालों की पॉपुलेशन की ये हिस्ट्री है। लेकिन पिछले 100 सालों के ना पॉपुलेशन इस तरह इंक्रीज हुई है। तो पॉपुलेशन इस तरह से इंक्रीज हुई है, तो जीडीपी भी इस तरह से इंक्रीज हुई है। ये वर्ल्ड की जीडीपी है। वर्ल्ड की जीडीपी पिछले 100 सालों में इस तरह से इंक्रीज हुई है। अगर वर्ल्ड की जीडीपी उस तरह से नहीं बढ़ती, वर्ल्ड की आमदनी उस तरह से नहीं बढ़ती, तो ये पॉपुलेशन जो है ना, मर जाते थे। अगर जिस तरह से पॉपुलेशन, जीडीपी चल रही थी, इस तरह से चल रही थी, अगर जीडीपी इस तरह से ग्रो नहीं होती तो क्या होता? इंसान मर जाते। इतने सारे इंसान दुनिया में आते, उनके लिए खाने के लिए कुछ होता ही नहीं, दुनिया में उतनी आमदनी नहीं होती। लेकिन हम ये देखते हैं कि जहां इंसान आए, वहां पे इंसानों के लिए जीडीपी भी बढ़ी। तो ये जो आउटडेटेड सोच लेके लोग बैठे हैं ना कि बच्चे क्या है, बर्डन है। क्या आपको पता है आज इंडिया और चाइना वर्ल्ड के अंदर इतना अच्छा रोल क्यों प्ले कर रहे हैं, इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं, बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, सारी चीजों में वर्ल्ड में एक ऐसा पावर बन रहे हैं जिसे देखा जाए पॉपुलेशन की वजह से। लेकिन क्या देखा जा रहा है कि वो सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो अपना रिप्लेसमेंट रेट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी आबादी कम होती जा रही है, वो उस चीज की थ्योरी हमें पिलाकर हमारे यहाँ का जो रिसोर्स है, भाई मैन पावर एक रिसोर्स होता है, इंसान जो होते हैं ना रिसोर्स होते हैं, उसको यूज करना है। अगर आपकी प्लानिंग में प्रॉब्लम है तो आप पॉपुलेशन को मत कहो। अगर आपके पास पैसे है लेकिन पैसे को इस्तेमाल कैसे करें आपको नहीं पता है, तो आपका प्रॉब्लम क्या है? जो प्रॉब्लम आपका ये है कि आपके पास जो रिसोर्स है उसको इस्तेमाल कैसे करें। तो हमारे लिए मैन पावर जो एक रिसोर्स है उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना हमें सीखना चाहिए। ये असल चीज है जो समझना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि कुरान में कहा गया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, कोई ऐसे जानदार नहीं है जमीन पर लेकिन उसका रिस्क देने वाला अल्लाह है। तो पॉपुलेशन जहां अल्लाह ताला ने भेजी, जहां इंसान इतने सारे आए, तो इंसानों के लिए जीडीपी भी आई, आमदनी भी आई। हाँ, आप खुद समझो। और इस बारे में आप ये देखोगे कि ये जो थॉट है, ये जो थॉट है आज मॉडर्न थॉट में कि भाई हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, तो अल्लाह ने फरमाया कि नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी रिस्क देंगे। तो यहाँ पे बात यह है कि एक माँ जब बच्चे पैदा करती है तो उसे वो मकाम मिलता है, उसे वो स्टेटस मिलता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन रेस, इंसानी नस्ल को कंटिन्यू होने के लिए। और इस्लाम ये सिखाता है कि वो बच्चे जब नेक बनेंगे, एक अच्छा काम करेंगे, तो माँ बाप के लिए सदकाए जारिया बनते हैं, मतलब एक ऐसा सवाब बनते हैं जो मरने के बाद भी मिलता है। और हमें चाहिए कि हमें वो सवाब मिले मरने के बाद। और जब एक माँ बच्चे को पैदा करती है, उसे दुनिया में आने में सबसे बड़ा जरिया उसकी माँ बनती है, तो जाहिर सी बात है वो बच्चा जब नेक बनेगा, अच्छे काम करेगा, तो माँ को भी तो उतना सवाब मिलेगा। तो ये एक बड़ी चीज को समझने के लिए है
अगर हम इस बड़े विजन को समझते हैं तो ये सवाल का जवाब तो बहुत आसान है। आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सवाल, नहीं है, अपनी कुछ इच्छाएं नहीं है, क्या उसका सजना संवरना भी सिर्फ उसके पति के लिए है? क्योंकि कई जगह ऐसी कोट्स मिले, कई जगह ऐसा कहा गया, अफगान तो हमारे सामने ही है, मैं फिर से उसके प्ले कर रहा हूं। अपने कुछ राइट्स नहीं है, अपनी कुछ इच्छाएं नहीं है, क्या उसका सजना संवरना भी सिर्फ उसके पति के लिए है? क्योंकि कई जगह ऐसी कोट्स मिले, कई जगह ऐसा कहा गया, अफगान तो हमारे सामने ही है, खेल वो एक अलग एक्सट्रीम है कि भाई अगर आप प्यार है तो भी अपने शौहर के लिए होना है, तो आप लगा कर बाहर मार्केट नहीं जा सकते हो। मैं फिर एक बार प्ले करता हूँ, पूरा सवाल एक अच्छी तरह से सब लोग सुन लेते हैं, फिर मैं जवाब शुरू करता हूँ। उसके अपने कुछ राइट्स नहीं है, अपनी कुछ उसके इच्छाएं नहीं अपने है, क्या कुछ उसका rights, सजना संवरना भी सिर्फ उसके पति सजना के लिए है? संवरना क्योंकि भी, कई जगह ऐसी कोट्स मिले, कई जगह ऐसा कहा गया, अफगान तो हमारे सामने ही है, खेल वो एक अलग एक्सट्रीम है कि भाई अगर आपको तैयार होना है तो भी अपने पति के लिए, अपने शौहर के लिए होना है, नहीं तो आप इत्र लगाकर सज संवर कर बाहर मार्केट नहीं जा सकते हो। इत्र लगाकर सज संवर कर बाहर मार्केट नहीं जा सकते हैं। सजना भी है तो अपने हस्बैंड के लिए है। ये सवाल बोल रही है, शुरुआत कहां से कर रही है कि क्या उसके खुद के कुछ राइट्स नहीं है, खुद के कुछ राइट्स नहीं है और तैयार होना है, सजना संवरना है तो भी अपने हस्बैंड के लिए ही सजना संवरना है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी चीज जो इस्लाम ने दिया ना राइट औरतों को, कि उनकी हिफाजत का हक दिया। और ये समझते हैं आपकी सबसे बड़ा राइट होता है हिफाजत का हक, कि उसकी हिफाजत हो, उसका प्रोटेक्शन हो, उसकी इज्जत की हिफाजत हो, उसकी ऑनर की हिफाजत हो, उसके फिजिकली उसकी हिफाजत हो। ये हिफाजत का हक सबसे बड़ा हक है। और जहां तक ये जो जो कल्चर है जिसके अंदर उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात होती है, तो आज ये कल्चर क्या कहता है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे हस्बैंड के ऊपर, हाँ, हस्बैंड वाइफ दोनों शेयर करते हैं। मॉडर्न कल्चर ये है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की फाइनेंशियल जिम्मेदारी है। तो इस्लाम ने औरतों के ऊपर ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी है। तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए औरतों को बाहर नहीं जाना है। जैसे आप जानते हैं, जैसे नॉर्मल औरतों को बाहर जाना पड़ता है आज जो दुनिया की आज औरतों को, क्योंकि 50% घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। बच्चे भी उनको पैदा करना है, प्रेग्नेंट भी उन्हें होना है, डिलीवरी भी उन्हें करना है, दूध भी उन्हें पिलाना है, लेकिन साथ में फाइनेंशियल जिम्मेदारी भी उनके ऊपर डाल दी जाती है। इस्लाम कहता है नहीं, कि उनके ऊपर फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं है। तो जो घर से बाहर निकलना पड़ता है कमाने के लिए, वो कमाने की जिम्मेदारी के साथ निकलना एक मुस्लिम खातून को नहीं पड़ता है जो इस्लामिक प्रैक्टिसिंग फैमिली में हो। तो हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि टोटल जिम्मेदारी उस पर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम खुद खाओ वो खिलाओ, जो खुद पहनो वो पहनाओ। तो ये जो कहा जा रहा है, तो ये एक रोल को समझना बहुत जरूरी है। और वो औरतें जब बाहर निकलती हैं तो आप देखोगे कि कितनी सारों को सेक्सुअल हैरेसमेंट अलग अलग तरह के, ट्रैवलिंग के दौरान, बॉस के अंदर, कलीग्स के साथ, ऑफिस के अंदर, क्लाइंट्स के साथ, कई तरह से चीजों को सामना करना पड़ता है, कई चीजों को डील करना पड़ता है। और वो सब चीज से एक मुस्लिम खातून बच जाती है, वो सेफ हो जाती है। तो ये एक बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की मॉडर्न रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि तकरीबन 81% ये कह रही औरतें कि हमें किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करना पड़ा है। तो ये ऐसी सिचुएशन के अंदर औरतों को बचाने के लिए ये एक प्रोटेक्शन है जो इस्लाम ने दिया है, एक प्रोटेक्शन है। और आप देखिए कि वो औरतें जो ड्रेसअप होती है, जैसे सजना सवरना वो कह रही हैं, तो उनको किसे खुश करने के लिए सजना सवरना है? सारे लोगों को खुश करने के लिए, सबको खुश करने के लिए। जो औरतें सबको खुश करने के लिए सजती सवरती हैं कि भाई सबके सामने मैं अच्छी लगूं, तो उसको क्या होता है कि देखा जाता है द प्रेशर टू लुक गुड इज किलिंग वुमेन, सम स्लोली एंड सम बाय सुसाइड। यानी कि एक होता है जो पीयर प्रेशर जो वो फील करती हैं, और ये औरतें उस चीज से गुजरती हैं, वो इस चीज में मर्दों से ज्यादा सेंसिटिव होती है। लेकिन एक मुस्लिम खातून को अपने हस्बैंड के सामने ड्रेसअप होना है, या तो मुस्लिम औरतों के साथ में है तो औरतों के सामने वो पहन सकती हैं, लेकिन दूसरे मर्दों के सामने, उनके सामने अच्छा लगना, ये उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। ये सारी चीजें से बच जाती हैं वो। और आप देखोगे जब वो दूसरे मर्दों के सामने ड्रेसअप हो, जो इस्लाम में मना है, भाई औरतें औरतों के सामने ड्रेसअप हो सकती, किसने कहा नहीं अलाउड है? किसने कहा नहीं अलाउड है? जो ये कह रही कि क्या उसको कोई राइट नहीं है? राइट्स बहुत सारे, मैं राइट्स आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन वो दूसरी औरतों के दरमियान में कर सकती है ड्रेसअप। घर के क्लोज महरम मेंबर्स के सामने बिल्कुल ड्रेसअप हो सकती है, उसको मना नहीं है। लेकिन बाकी जो नॉन रिलेटेड मेन है, तो एक नेचुरल अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है, ये बात साबित शुदा है। कोई इस बात को कैसे डिनाई कर सकता है? तो इस्लाम ने कहा नहीं, वहां पे औरतों को ड्रेसअप नहीं करना है। वहां पे वो ड्रेसअप करेंगी या तो जहां पर औरतें ही हैं, जहां पे फैमिली मेंबर्स है या उसका हस्बैंड है, तो ये उनके सामने ड्रेसअप हो सकती है। बाकी सबके सामने ड्रेसअप करना, दूसरे नॉन महरम मर्दों के सामने, अनरिलेटेड मर्दों के सामने ड्रेसअप होना, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। और कोई कहे कि नहीं क्या होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो कुछ नहीं होता
तो देखिए मैंने आपके सामने एक आर्टिकल रखा, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो सब लोग जानते हैं एडवर्टाइजिंग में क्या होता है। क्यों? ये सारी चीजों में आप देखोगे, ये जो आर्टिकल है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, तो ये खुद बता रहा है कि इसके अंदर ये चीज, ये जो अट्रैक्शन वो लोग यूज करते हैं एडवर्टाइजिंग में यूज करते हैं, तो नेचुरल अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है, ये एक बात है, रियलिटी है। और स्टडी फाइंड्स फीमेल ब्यूटी अफेक्ट्स द मेल ब्रेन जस्ट लाइक फूड एंड ड्रग्स। तो ये हार्ड वायर्ड सर्किटरी है, इसके अंदर एक आर्टिकल में आगे आता है कि हार्ड वायर्ड सर्किटरी है, इट वर्क्स, इट इज देयर, ये है, रियलिटी है, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। तो इस्लाम ने कहा है कि वो अट्रैक्शन वाली चीजें अनरिलेटेड मर्दों के लिए नहीं है, हमें सोसाइटी को करप्ट नहीं करना है इस तरह से। क्योंकि फिर होता क्या है कि जब वो अट्रैक्शन छोड़ दिए जाते हैं, मर्द और औरतें आपस में इंटरमिंगल कर रहे हैं, औरतें ड्रेसअप कर रही है, सब मर्दों के लिए ड्रेसअप कर रही हैं, और जो अट्रैक्शंस वर्क करते हैं, तो वो अट्रैक्शन से वर्क होने से सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इमोरल रिलेशनशिप्स कायम होते हैं, गलत रिलेशनशिप्स कायम होते हैं। आप खुद देखोगे कि उसका एंड रिजल्ट देख लो। देखो, कोई चीज अगर आपको देखना है तो आप उस फिल्म को फॉरवर्ड करके उसके एंडिंग पे जाके कंक्लूजन देख लो कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इंडिया जिस रास्ते पे चल रहा है, इंडिया में ऐसा नहीं था। यहाँ पे चेस्टिटी का सिस्टम था, यहाँ पे बेहयाई आहिस्ता आहिस्ता लाई गई और आ रही है और भी। तो यहाँ पे जो ये ऑब्सिनिटी का कल्चर एक आ रहा है, उसका रिजल्ट क्या है? क्या कोई ऐसी कंट्री हमें मिल सकती है जहां पे ऑब्सिनिटी का कल्चर बहुत है? तो वो लोगों का क्या हाल हुआ आपको देखना है, खुद आप देखिए। अमेरिका के अंदर यूएस सेंसस ब्यूरो के मुताबिक हर 4 बच्चों में से एक बच्चा अकेली सिंगल मदर बड़ा कर रही है। सिंगल मदर यानी 2.25 करोड़ अमेरिकन बच्चे, उनकी अकेली माएं उनको बड़ा कर रही है। जो माँ अकेली, माँ का भी रोल प्ले कर रही है, बाप का भी रोल प्ले कर रहे हैं, ये सिंगल मदर्स है। ये सिंगल मदर्स का सेंसस मैंने बताया, सिंगल मदर्स यानी बिन बिहाई माएं। तो आप देखो कि ये बच्चों का क्या हो रहा है, ये बच्चे जो छोटे बच्चे हैं इनका क्या मामला है। और बाकी अगर आप बच्चे पैदाइश के टाइम पर देखोगे, ये तो बड़ा करने की बात है, पैदाइश के टाइम पे अमेरिका के 40% बच्चे सिंगल मदर्स को पैदा हो रहे हैं। अब ऐसी माओ पर क्या रोल बीतता है? क्या वो रियली आजाद हैं जैसे आप कह रही हैं? क्या वो आजाद हैं ये 2.25 करोड़ माएं? क्या ये क्या है मामला? इनमें से एक रिपोर्ट के मुताबिक 28% सिवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की शिकार हो जाती है ये ऐसी सिंगल मदर्स, 28%। तो ये रियलिटी है और ये कोई अच्छी चीज नहीं है, इस कल्चर के अंदर अच्छी चीज नहीं है। और या तो फिर कुछ लोगों के साथ दूसरी चीजें भी हो जाती है, क्योंकि जो अट्रैक्शंस है अनकंट्रोल छोड़ दिए जाए तो अमेरिका के अंदर हर 6 में से एक औरत का या तो रेप हो चुका है या तो अटेम्प्टेड रेप हो चुका है। क्या ये छोटी बात है? क्या ये छोटी बात है? ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या वो आजाद है ऐसी औरतें? उनका क्या बीतता है, उनकी जिंदगी में क्या होता है? तो आप देखोगे कि ये इस कल्चर की रिजल्ट है, आप देख सकते हो, कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं आपको ये सवाल का मैंने जवाब बताया। अब आइए परफ्यूम, जो इत्र लगाने के बारे में, ये जो एंकर है अपनी कई डिस्कशंस में इत्र का टॉपिक जरूर लाती है कि इत्र लगा के नहीं जा सकती, क्योंकि वो जानती हैं शायद कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। हदीस इस तरह से है, कि जब कोई औरत जब कोई औरत इत्र लगाए, फमर्रत अलल कौम, और वो कुछ लोगों के पास से गुजरे, लियजिदू रीहा, ताकि उन्हें उसकी खुशबू आ जाए, फहिया कदा व कदा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो ऐसी औरत ऐसी ऐसी है, और स्ट्रिक्टली उसके बारे में बताया। और उसके बारे में एक और हदीस से में पता चलता है कि कहा कि हिया जानिया, वो जानिया है, मतलब कि अडल्ट्रेस है, मतलब कि बहुत सीवियरली मना चीज है। तो वो इत्र लगाने के ऊपर परफ्यूम लगाकर जाना गुजरना मर्दों के पास से, ये हदीस क्या है कि अलल कौम लियजिदू रीहा, ऐसे लोगों के पास से गुजरे ताकि उन्हें उसकी खुशबू आ जाए, खुशबू आ जाए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, फहिया कदा व कदा, इस तरह से कहा। अब आप ये देखिए कि ये चीज के अंदर समझने वाली बात ये है कि अगर कोई औरत हस्बैंड के सामने है, महरम रिलेटिव्स के सामने है, औरतों में है, तो आपके सामने शेख बिन बाज जो सऊदी के ग्रैंड मुफ्ती हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, और शेख इब्न उसैमीन, दोनों के फतवे आपके सामने हैं। वो कहते हैं कि अगर सिर्फ वो औरतों की मजलिस में ही है जहां कोई नामहरम मर्द है ही नहीं, औरतों का काफिला है, औरतों की मजलिस है, औरतों की गैदरिंग है, तो वहां पे वो परफ्यूम लगा सकती है, उसे मना नहीं है। लेकिन जहां पे मिक्स मर्द है या रास्ते में मर्द होंगे, मर्दों को उसकी खुशबू आएगी, ऐसी जगह पर वो परफ्यूम नहीं लगा सकती, क्योंकि मर्दों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि हदीस के वर्ड्स क्या है, ताकि उन लोगों को इसकी खुशबू आ जाए। तो फिर क्या है, ये अलाउड नहीं है, इसके अंदर आता है। तो आप ये देखोगे कि ये बात सिखाई गई, और ये एक ऐसी चीज है जो सब लोग जानते हैं कि परफ्यूम्स की एड्स देख लो, दुनिया भर के परफ्यूम्स की रिसर्चेस अवेलेबल है इस टॉपिक पर कि परफ्यूम से क्या होता है, ऑपोजिट जेंडर किस तरह से अट्रैक्ट होते हैं, परफ्यूम से फर्क पड़ता है, किसने कहा नहीं पड़ता है, इट अट्रैक्ट्स अटेंशन, इसलिए तो लगाया जाता है कि इट अट्रैक्ट्स अटेंशन। और मुझे एक रिपोर्ट में इंटरेस्टिंग बात ये मिली इस रिपोर्ट के अंदर कि
औरतों का जो परफ्यूम मर्दों के पास पहुंचता है, तो मर्दों का जो अट्रैक्शन होता है वो तो एक बात है, लेकिन एक और चीज ये होती है कि ऐसे जो परफ्यूम्स होते हैं उसके अंदर जो कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी वजह से औरतों का खुद का भी एक पर्टिकुलर अराउजल पैदा होता है, उनके अंदर भी वो एक पर्टिकुलर टाइप का एक अराउजल पैदा होता है जो उनके बिहेवियर को अफेक्ट करता है, उनकी अट्रैक्टिवनेस को अफेक्ट करता है, उनकी अट्रैक्टिवनेस को उनका परफ्यूम अफेक्ट करता है, क्योंकि एक औरत के अंदर उनकी जो अट्रैक्टिवनेस है उनके बिहेवियर से डिपेंड होता है। तो आप ये देखोगे कि ये चीज का असर वो मर्द पर भी हो रहा है और खुद उस परफ्यूम का असर उस औरत पर भी हो रहा है, जैसे कि हम ये देख रहे हैं। तो इस्लाम ने एक चेस्ट सोसाइटी बताया है जहां पे आप मैरिज कर लो किसी औरत से, खत्म। अब वो मैरिज करने के बाद अब दुनिया भर के मर्दों के लिए वो नहीं है अवेलेबल, वो हस्बैंड के लिए है। और इस तरह इस्लाम ने चेस्टिटी वाली एक सोसाइटी कायम करने का सिस्टम बताया है, पूरी तरह से एक सिस्टम ऑफ चेस्टिटी है हर स्टेप पर। यानी ये एक चीज को नहीं देखेंगे आप हिजाब को या परफ्यूम को, आप पूरे उसके मॉडल को देखोगे, उससे एंड रिजल्ट क्या आ रहा है कि औरतों की हिफाजत हो रही है, यही सबसे बड़ी चीज है। बाकी राइट्स की बात करेंगे अगर आप, तो मुस्लिम औरतों को बहुत सारे राइट्स मिले, पूरा इसके ऊपर लेक्चर्स हो सकते हैं। बस मैं आपको 2-3 चीजें ग्लिम्स बता दूं कि हकीकत तो ये है, वो मैं यामल मिन सॉलिहाती, जो कोई नेक काम करेगा, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे मर्द हो या औरत, वो हुआ मोमिन, बशर्ते वो मोमिन है, फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नता, तो वो जन्नत में दाखिल होंगे, वला युज़लमूना नक़ीरा, उन्हें थोड़ा सा भी उन पे जुल्म नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे अ फेयर चांस बिफोर अल्लाह, अल्लाह के सामने मर्द हो या औरत, मिन ज़करिन औ उन्सा, दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिली है, जन्नत जाने का बराबर मौका मिला है। और आप इसमें देखोगे कि जो जिस तरह से इस्लाम ने बच्ची की परवरिश के बारे में सिखाया, मैं सिर्फ 2-3 ग्लिम्सेस दे रहा हूं कि बच्ची की परवरिश के बारे में कहा कि जो 2 बच्चियों को बड़ा करेगा यहां तक कि वो बड़ी हो जाएं, तो वो आएगा कयामत के दिन, मैं और वो ऐसे होंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं और वो ऐसे होंगे, वो दम्मा असाबिअहु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो मतलब बच्ची की परवरिश में खास रिवॉर्ड है, खास सवाब है, हाँ खास सिखाया गया। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि आप देखोगे मुस्लिम्स का सेक्स रेशियो एवरेज से ऊपर है, जो इंडिया का एवरेज है उससे ऊपर मुस्लिम्स का सेक्स रेशियो। इंडिया का एवरेज अगर आप देखो 2001 के अंदर 927 था, लेकिन मुस्लिम्स का 950 था, और इसी तरह 2011 के सेंसस में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। और जहां तक आप देखोगे एक और चीज कि इस्लाम ने औरतों को इनहेरिटेंस का राइट दिया। आज भी आप देखोगे एग्रीकल्चरल लैंड, 65% इंडिया की आबादी गांव में रहती है, विलेजेस में रहती है। आज भी आप देखोगे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत लैंड जो होता है, एग्रीकल्चरल लैंड, वो डिवाइड नहीं होता है, वो सिर्फ बेटे के लिए है, सिर्फ बेटे के लिए। लेकिन इस्लाम के मुताबिक नहीं, बेटे और बेटी दोनों का राइट है। प्रॉपर्टी राइट्स जो आप पिछले 100 सालों में मिली हैं औरतों को, सिर्फ इंडिया नहीं, आप देखोगे कि उससे आगे बढ़ोगे तो 150 साल 200 साल के अंदर ही मिली है, चाहे यूके हो चाहे अमेरिका हो, सब जगह पर 150-200 साल में मिली है। तो इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर जो 150-200 साल में प्रॉपर्टी राइट्स मिले, इस्लाम ने 1400 साल पहले दिए। ये कुछ मिसालें हैं, लेकिन औरतों को बहुत सारे राइट्स मिले। ये कहना कि औरतों को क्या राइट मिला है, बहुत सारे राइट्स मिले। औरतें, उन पर कितनी सारी उनके लिए ख्याल उनका रखा गया है, ये घर की मलिका है, उनके ऊपर घर के खर्चे जिम्मेदारी कमा करके लाना और बाहर फेस करना वो सारी चीजों को जो दुनिया में आज चल रहा है और बढ़ते जा रहा है, ये सब चीजें औरतों पर नहीं है। हाँ, वो कर सकती हैं कोई हलाल काम अगर करना चाहे तो उसके ऊपर, लेकिन घर के जिम्मेदारी के टेंशन के साथ उसको नहीं करना कि खर्चा कैसे पूरा होगा, अभी तो बेयर करना पड़ेगा एक बॉस को या कलीग को या कस्टमर को, ये सारी चीजों को। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि एक ओपन माइंड के साथ इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे लोग, और जो 2 सवालों के जवाब मैंने आपके साथ आज शेयर किया है, उम्मीद करता हूं कि ये बातें क्लियर हुई होगी। कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं ज्यादा लंबी स्ट्रीम नहीं ले रहा हूं और मैं अपनी आज की स्ट्रीम यहीं खत्म कर रहा हूं। इंशाल्लाह हम फिर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अगले सैटरडे, एतराज़ात का सिलसिला और जवाबात का सिलसिला। और कल इंशाल्लाह हमारी स्ट्रीम होगी वाई इस्लाम 100 रीजंस, जिसके अंदर 100 रीजंस में मैं आगे के रीजंस, वाई इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ ट्रुथ, आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। और जज़ाकल्लाहु खैर, हम आज की स्ट्रीम यहीं पे खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इस एपिसोड को बनाने में बशीर अहमद और उनकी फैमिली ने पूरा ताउन किया है।